नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आपको अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एलके कोचिंग सेंटर नीतीश सर में आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों हमने अपने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जल्द ही आप लोगों के बीच मैं अपना मैथ का क्लास पेश करने वाला हूँ और अपने वादे के मुताबिक हमने आज अपना मैथ का क्लास शुरू कर दिया है। देखिए साथियों, आज मैं 10th क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति, इस संख्या पद्धति को लेकर के चलूंगा। जी हाँ साथियों, एक मिनट। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जल्द ही आप लोगों के बीच मैथ का क्लास शुरू करूंगा और हमने कर भी दिया अपने वादा के मुताबिक। और देखिए साथियों, इस संख्या पद्धति में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संख्या होता क्या है, संख्या के अंदर हमें क्या क्या सीख मिलती है। देखिए साथियों, संख्या पद्धति के अंदर, इस संख्या पद्धति के अंदर हमें बहुत प्रकार की संख्याओं की जानकारी मिलता है और उस संख्याओं को जानने से पहले हम जानेंगे कि संख्याएं होता क्या है, मतलब संख्या होता क्या है। देखिए साथियों, हम जो भी अपने मतलब प्राकृतिक में जो भी चीज देखते हैं और उसको हम गिन सकते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है संख्या। क्या कहा जाता है? संख्या। अब देखिए साथियों, उसी संख्या में आता है एक प्राकृत संख्या। क्या आता है? प्राकृत संख्या। तो डायरेक्ट हम कहेंगे कि गिनती की जो भी संख्याएं हो, गिनती की जो भी संख्या हो उसको प्राकृत संख्या कहा जाता है। जी हाँ साथियों, हमने अभी क्या बताया कि गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं उसको कहा जाता है प्राकृत संख्या। क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्या यानी गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, मतलब एक से शुरू होकर के अनंत तक जाए, उसी को कहा जाता है प्राकृत संख्या। यानी गिनती की जो भी संख्या हो, जो भी संख्या हो, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, सभी को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। अब देखिए, अब हम आते हैं पूर्ण संख्या। क्या आते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होती है गिनती की संख्या है, लेकिन यह जो स्टार्ट होता है यानी शुरू होता है, यह जीरो से होता है, जीरो से शुरू होकर के अनंत तक जाता है। तो वैसी संख्या है जो जीरो से शुरू होकर के अनंत तक जाए, वैसी संख्या है जो जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, तो उसी को कहा जाता है पूर्ण संख्या। हाँ जी साथियों, इसको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेनी है। अब हम आगे आते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में कहा जाता है कि वैसी संख्या है जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आए, जैसे -4, 4, -10, 20। देखिए, एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में, यानी वैसी संख्या है जो माइनस में हो उसको कहा जाता है ऋणात्मक संख्या, और वैसी संख्या जो प्लस में हो उसको कहा जाता है धनात्मक संख्या। हाँ जी साथियों, तो आपको याद रखना है पूर्णांक संख्या के विषय में कि वैसी संख्याएं जो ऋणात्मक हो और धनात्मक हो, मतलब दोनों हो, तो उसको क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। यानी कि हमारा जो अभी पूर्णांक संख्या है वो कंप्लीट हुआ। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं -4 एक प्लस में 4, -10 एक प्लस में 10, या फिर 20, कुछ भी ले सकते हैं माइनस प्लस, यानी ये भी इन्फिनिट तक जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब हम जानेंगे शून्य के विषय में। तो जैसा कि साथियों आप लोग इसे जानते भी होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी जान लीजिए। शून्य के विषय में कहा जाता है कि शून्य ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक। हाँ जी साथियों, याद रख लेना है कि शून्य ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। नहीं मतलब शून्य को ना ही हम प्लस में लिख सकते हैं या ना ही माइनस में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? मतलब शून्य ना माइनस होता है और ना ही प्लस होता है। चलिए, अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या। तो देखिए साथियों, अभाज्य संख्या के विषय में कहा जाता है कि वैसी संख्या है जो केवल और केवल एक से और खुद से विभाजित हो, यानी वैसी संख्या है जिसमें एक से और खुद से सिर्फ भाग लगे, वैसी संख्याओं को कहा जाता है अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया 3, तो बताइए 3 में कौन कौन संख्या से भाग लग सकता है? एक से तो लगेगा ही, और उसके अलावा यह खुद संख्या यानी कि 3 से लगा। जैसा कि हम लेते हैं 5, तो 5 में कितने से भाग लगेगा? एक से तो लगेगा ही, और साथ में सिर्फ 5 से ही भाग लगेगा, उसके अलावा कोई भी संख्या से भाग नहीं लग सकता है। चलिए, अब हम आते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के विषय में कहा जाता है कि वैसी संख्या है जिसमें एक से भी भाग लगे, खुद से भी भाग लगे, और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, तो उसी संख्या को कहा जाता है भाज्य संख्या। देखिए, ऐसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं के साथ किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, तो वैसी संख्या को क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल 8,
बताइए 8 में 1 से भाग लगेगा? हाँ लगेगा। 2 से लगेगा? लगेगा। 4 से लगेगा? 4 से भी भाग लगेगा, 4 दूना 8। और 8 से लगेगा तो हाँ 8 से खुद से तो लगबे करेगा, ठीक ना। तो वैसी संख्याएं, भाज्य संख्या कहेंगे कि वैसी संख्याएं जिसमें 1 से भाग लगे, खुद से भाग लगे और किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे। जी हाँ साथियों, तो वैसी संख्या को क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या। चलिए अब हम जानेंगे सह अभाज्य संख्या के विषय में। तो सह अभाज्य संख्या के विषय में कहा जाता है कि वैसी दो संख्याएं जिस दो संख्याओं का मौसा, वैसी दो संख्याएं जिस दो संख्याओं का मौसा कितना हो? 1 हो, तो उसको कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। अब आते हैं सम संख्या पे। तो सम संख्या के विषय में सीधे याद रखना है कि वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा तरह से भाग लग जाए या फिर विभाजित हो, तो वैसी संख्या को कहा जाता है सम संख्या। हाँ जी साथियों। अब इसी का विपरीतार्थक होता है विषम संख्या। तो विषम संख्या के विषय में कहा जाता है कि वैसी संख्या है जिसमें 2 से पूरा तरह से भाग न लगे, तो वैसी संख्या को क्या कहा जाता है? विषम संख्या। जैसे कि सम संख्या के विषय में जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 6, उदाहरण के लिए अपना 6 मान लिए और इसमें 2 से भाग देकर देखते हैं, तो 2 तिया 6, पूरा तरह से क्या हो गया? विभाजित हो गया, यानी कि कट गया। तो ऐसी संख्या को कहा जाता है सम संख्या। क्या कहा जाता है? सम संख्या। अब जैसे एक और संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 9, तो 9 में 2 से भाग देकर देखते हैं, तो 2 चौका 8, 1 शेष बताता है। अब इस 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा। अब देखिए जिस संख्या में 2 से पूरा तरह से भाग न लगे यानी कि विभाजित न हो, तो वैसी संख्या को क्या कहा जाता है? विषम संख्या। जैसे विषम संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, ये सब क्या हो गया? विषम संख्या, जिसमें 2 से पूरा तरह से भाग न लगे। चलिए अब हम आते हैं परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के विषय में कहा जाता है वैसी संख्याएं जिसको p बट्टा q के रूप में हम लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसको क्या कर सकते हैं? p बट्टा q। p बट्टा q का मतलब होता है बट्टा में। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा 8 बट्टा 10, तो यह p बट्टा q हो गया, तो यह क्या हो गया? परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या। जैसे लिखेंगे 10 बट्टा 12, तो क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब इसी का एक विपरीतार्थक होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में कहा जाता है, हमने लिखा है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में कहा जाता है वैसी संख्याएं जिसको p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते, तो उसको क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। जैसे हमने इसको तो p बट्टा q के रूप में लिख दिया, लेकिन अब इसी का विपरीतार्थक जैसे होता है पाई। पाई का मान 22/7 होता है, यह क्या हो गया? परिमेय संख्या लग रहा है, लेकिन इसको कहा जाता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब देखिए जैसे हम लिखेंगे √3, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। मतलब इसको हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हमें आशा उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को हमारी यह क्लासेस बहुत ही अच्छी लगी होगी और हमने जितना भी चीज़ को समझाया लगभग हर एक बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए साथियों, आपके हमने अभी पहला चैप्टर यानी संख्या पद्धति के विषय में सिर्फ एक्सप्लेन किया है, यानी यह हो गया एक्सप्लेनेशन। अब हम जो आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वीडियो में क्या करेंगे? आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए साथियों मस्त रहे, स्वस्थ रहे, मिलते हैं फिर से अपने नए वीडियो में।